हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह। तो अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो असेंशियल होती है लार्ज स्केल पे, यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन के लिए। जो बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं और बायोलॉजिकल्स जो यूज़ होते हैं, जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड माइक्रोब्स है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स, तो इन सब के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें थेरेपेटिक्स भी होते हैं, डायग्नोस्टिक्स भी जो है उसके लिए भी किया जाता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड है, बायो रिडम्पशंस हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन है, तो इन सब में जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ है बायोटेक्नोलॉजी के। तो पहला है कि उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या फिर शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, यानी जो बेस्ट कैटालिस्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रोब्स या फिर प्योर एंजाइम्स। तो उसके लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा है कि ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटालिस्ट टू एक्ट। तो यहाँ पे सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा थर्ड जो एरिया है वो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें कि प्योरीफाई किया जाता है प्रोटीन और ऑर्गेनिक जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके शुद्धिकरण में ये उसका उपयोग करना। इसमें हम पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन यानी चिकित्सा में, और परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इथिकल इश्यूज़ के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो यहाँ पे हम जो है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि, यानी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम करें, या फिर हम कार्बनिक कृषि करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो यह अनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ था, जो हरित क्रांति है, तो हमारा जो देश है उसमें पहले फूड की जो है शॉर्टेज रहती थी, हमेशा हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इससे जो फूड सप्लाई है वो ट्रिपल हो गई, यानी जो है उसकी तिगुनी वृद्धि में हमको सफलता मिली। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से ये भी जो है ना काफ़ी है, यानी उनके लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इंक्रीज़ हमने जो है जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, जो क्रॉप वेराइटीज़ है, उनको हमने यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि जो ये शॉर्टेज है फूड की बहुत हद तक जो है कम की जा सके। तो उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि वृद्धि में मुख्यतः जो है उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों यानी खाद और कीड़ानाशकों का प्रयोग एक कारण रहा था। क्योंकि जो क्रॉप है उनको इंसेक्ट्स वगैरह से भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, और उनको फर्टिलाइज़र्स की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो फार्मिंग है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती गई, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो जितना यूज़ करेंगे, और इससे पॉल्यूशन की भी जो है प्रॉब्लम रहती है। ये रसायन जो है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों में उत्पादन में जो है वो वृद्धि संभव नहीं है। जो ट्रेडिशनली, जो कन्वेंशनली हम यूज़ करते थे, तो उसमें ये जो है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है कि प्रोडक्शन जो है हमें ज़्यादा मिले, चाहे हम कितनी भी खाद दे दें, कितने भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर लें। तो इसके लिए क्या किया गया कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप किया गया, और ताकि उनमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका न्यूनतम उपयोग करके, और जो पर्यावरण है उस पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को जो है बचाया, जो है उनको कम किया जा सके। तो यहाँ पे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो डेवलप की। तो ऐसे पौधे जो है जीवाणु कवक जंतु जिनके जीन्स जो है वो हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, यानी उनके जीन्स जो है वो ऑल्टर किए जा सकते हैं बाय मैनिपुलेशन। तो इनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। तो ये जो जीव हैं इनमें क्या होता है कि
जो स्थानांतरित जीन की प्रकृति है वो परपोषी पौधों, जंतुओं या फिर जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर जो है निर्भर करती है यहाँ पर। और ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हैं, ये क्या करते हैं, क्रॉप को ज़्यादा टॉलरेंट बनाते हैं टूवर्ड्स एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि ठंडा, सूखा, लवण और ताप के प्रति। उसके अलावा ये उनको जो है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उन पर डिपेंडेंस को कम करते हैं, यानी रासायनिक कीटनाशकों पर जो है कम निर्भरता होती है उनकी, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इनमें हमने वो जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं जिससे कि पेस्ट को जो है कंट्रोल किया जा सके। सो कटाई पश्चात होने वाले अनादि नुकसानों को कम करने में सहायक है ये। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको डिक्रीज़ करता है ये। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, ये जो है जो मृदा की उर्वरता समापन को जो है रोकता है, क्योंकि एक बार हम जो है क्रॉप ले लेते तो धीरे धीरे जो है दूसरी तीसरी क्रॉप में जो मृदा की उपजाऊपन है वो कम होती जाती है, लेकिन ये उसको रोकता है। उसके अलावा ये एनहांस करता है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि विटामिन ए समृद्ध धान है जो गोल्डन राइस है तो उसमें विटामिन ए को डाला गया है, तो वो ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की वो बढ़ गई है इससे। तो इसके अलावा जो है जीएम का उपयोग जो है तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनमें वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन और जो भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति जो है वो की जा सकती है। यानी इनसे जो है हम जो रिसोर्सेस है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बना सकते हैं, स्टार्चेस वगैरह इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो कुछ एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में वो ये है कि यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए हमने, तो इससे क्या होता है कि जो कीड़ानाशक है उनकी मात्रा को कम प्रयोग में लेते हैं फिर। सो इसके लिए हमने क्या किया, जो बीटी टॉक्सिन है ये एक प्रकार का जीव विष है जो एक विषाणु जिसे हम बैसिलस thuringiensis कहते हैं, इसमें ये बनता है। तो बैसिलस thuringiensis से हमने ये बीटी टॉक्सिन वाला जीन जो है वो लिया इस बैक्टीरिया से, और उसको हमने प्लांट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि प्लांट्स में जो है वो रेजिस्टेंस आ गया टू जो इंसेक्ट्स हैं उनके प्रति। तो इसलिए हमको इंसेक्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन प्लांट्स को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिनमें ये बीटी जीन है। सो ये एक बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करता है। तो जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी कपास है, बीटी मक्का है, धान है, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि, इनको हमने इस तरह से जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है। तो बीटी कॉटन जो क्या है, बीटी कपास, तो बैसिलस thuringiensis की कुछ जो नस्लें हैं उनमें एक प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि विशिष्ट कीटों जैसे कि लिथिडॉप्शन यानी तंबाकू कलिका कीड़ा यानी टोबैको बर्डवर्म, और आर्मी वर्म जो है सैनिक कीड़ा, इसको मारने में काम आता है, और कोलियोप्टेरॉन जैसे भृंग है, बीटल्स हैं, और डायप्टेरेंस जो है डिप्टेरॉन जो है जैसे कि मस्कीटो और फ्लाइज। तो इनको ये इनके प्रति ये रेजिस्टेंट होता है, इनको ये किल करता है। सो ये जो बीटी thuringiensis से हमने ये प्रोटीन जो है वो क्रिस्टलाइज़ किया, उसकी एक जो है पर्टिकुलर ग्रोथ फेज़ में जो है ये बनता है। सो ये जो क्रिस्टल हैं इनमें क्या होता है कि कीटनाशक प्रोटीन होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे इंसेक्ट जो है उसे खाएगा तो ये उसमें एक्टिव हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, जो उसके शरीर में जो एल्कलाइन पीएच है जो आंत में क्षारीय पीएच के कारण जो ये घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसकी जो आंत्र है उससे बनकर उसमें छिद्रों का निर्माण करता है, जिससे जो कोशिकाएं हैं वो फूलकर फट जाती हैं, और इस तरह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। और विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस thuringiensis पृथक्कर जो है कई फसलों जैसे कि कपास में जो है ये समाविष्ट किया जा चुका है, और इस जीन्स का जो चुनाव है वो फसल और वह निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि जो सर्वाधिक बीटी जीव है वो विष कीट समूह विशेषता पर जो है यहाँ पर निर्भर करते हैं, और इस जीन में कूटबद्ध होते हैं, और ये जो जीन्स हैं इनको हम क्राई जीन्स कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक जीन है जिसमें टॉक्सिन कोडेड रहता है, इसे हम क्राई जीन कहते हैं। क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, ये जो है इसको कोड करते हैं इस जो पर्टिकुलर टॉक्सिन है इसको।
तो ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को। और जो क्राई I1A भी जो है ये किसको कंट्रोल करता है, मक्का जो छेदक है, जो कॉर्न बोरर है, उस इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। तो हमें याद रखना है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो किसके लिए काम करता है, कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे एक हेल्दी कॉटन बॉल है और एक ये जो है जो बॉल वर्म है उससे इन्फेक्टेड वर्म जो है कॉटन बड है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं, यानी पीड़क प्रतिरोधी जो पौधे हैं वो बनाते हैं। तो जो बहुत सारी नीमेटोड्स हैं, जो सूत्रकृमि हैं, वो मानव सहित बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को जो है वो उसमें वो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और कई किस्म के पौधों में जो ये परजीवी होते हैं। तो ये जो है नीमेटोड जो है मिल्वा डेगाइन इनकोग्निशिया, ये क्या करता है कि जो तंबाकू की रूट्स हैं उनमें ये रहता है पैरासाइट के रूप में, उनको इन्फेक्ट करता है और इससे क्या होता है कि जो उसकी पैदावार है वो काफ़ी कम कर देता है। तो अब इसके लिए जो है एक तरीका अपनाया गया है जिसे हम RNA अंतरक्षेप कहते हैं, यानी RNA इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसमें RNAi जो है उसको क्या किया जाता है, उसको ये सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम जो स्पेसिफिक mRNA है उसको साइलेंस कर देते हैं यहाँ पे। सो इस विधि में विशिष्ट दूध RNA पूरक द्विसूत्री RNA से जो है वर्धित होने के पश्चात जो है निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है दूध RNA के स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन के बाद जो है क्या होता है, सो यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन वो रुक जाता है और इस द्विसूत्री RNA का स्रोत जो है वो संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक RNA जीनोम या पारंतक यानी ट्रांसपोजोन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती ये RNA हैं, ये इंटरमीडिएट RNA हैं। और ये जो है यूज़ होता है यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर को जो है हम यूज़ करते हैं। और ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट प्लांट में, जो परपोषी पौधे हैं उनमें प्रवेश कराया जाता है। फिर क्या होता है कि इसके वजह से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ DNA, तो ये वहाँ पे प्रोड्यूस करता है सेंस एंड एंटी सेंस RNA को, यानी अर्थ और प्रति अर्थ RNA को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है जो होस्ट सेल है उसमें प्रोड्यूस करेगा, यानी प्लांट में ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों RNA जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और ये एक डबल स्टैंडर्ड RNA जो है वो बना देते हैं, जो कि इनिशिएट करता है RNAi को। पूरक होते हैं और द्विसूत्री RNA का निर्माण करते हैं, जिससे RNA अंतरक्षेप जो है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी जो सेप्शन है इंटरफेरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ इस कारण जो सूत्रक्रमी के विशिष्ट दूध RNA जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जो उसके जो स्पेसिफिक mRNA जो है वो साइलेंस हो जाते हैं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये पैरासाइट जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है ट्रांसजेनिक होस्ट में। तो विशिष्ट अंतरक्षेपी RNA की उपस्थिति से जो परजीवी है वो जीवित नहीं रह पाता है, और इस तरह से जो निमेटोड है वो इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं रूट्स में, और जो प्लांट है वो प्रोटेक्टेड रहता है और अच्छे तरह से जो है ग्रो करता है। तो परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा जो है परजीवी से ये कर लेते हैं। तो ये एक इन्फेक्टेड प्लांट की फ़ोटो है रूट्स की, और ये जो है नॉर्मल जो ट्रीटेड है, यानी जो जिनमें हमने जीन इंट्रोड्यूस करा रखा है पहले ही अगेंस्ट द निमेटोड्स, ये जो है हेल्दी रूट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी मेडिसिन में जो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो क्या है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।